हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल के अंदर जो सेल वॉल और न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, तो इसके बारे में आज हम लर्न करना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड ये जो प्रोटीन है वो होता है। डीएनए है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी हमारे पेरेंट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके बारे में देखा था कि न्यूक्लियस है वो जब भी डिवीज़न करता है, न्यूक्लियस सेल का डिवीज़न होता है, तब न्यूक्लियस है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। और फिर कुछ ऑर्गेनल्स हैं वो कम डेवलप होती है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि बैक्टीरिया है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें बहुत ही ग्रोथ नहीं होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से न्यूक्लियस होता भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और अदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमें वो नहीं दिखाई देती है। और ये उसका जो फंक्शन है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही कम होता है, और दूसरा जो ऑर्गेनल्स है वो अपनी तरह से ये काम कर लेता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human check cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब भी हम ये अनियन पील या तो ह्यूमन के चिक सेल्स को देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है, पूरा जो उसका रीजन है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर किया होता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटल स्टेन, इसमें बहुत ही कम स्टेन होता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और ये जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड टाइप का जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स, इसमें बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स हैं वो होती है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और ये हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स है उसका कुछ अलग ही फंक्शन होता है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, और हर एक सेल ऑर्गेनल्स, जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स होती है वो पूरी मेम्ब्रेन से एनक्लोज होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होती है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, क्योंकि जैसे कि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसकी एब्सेंट होती है, तो ये उसके कारण ये न्यूक्लियर रीजन है वो भी दिखाई नहीं देता है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो दूसरी सेल ऑर्गेनल्स होती है वो भी एब्सेंट होती है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स। दूसरी साइड यूकैरियोटिक सेल्स है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, तो उसके कारण मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स है वो भी अच्छी तरह से हमें दिखाई देती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में ये हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन है वो भी बहुत ही कम दिखाई देती है, और ये जो मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स है वो यूकैरियोटिक सेल में हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरस। ये जो मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस है, उसकी लाक्षणिकता है, वो हम वायरस के एग्जांपल से समझा सकते हैं कि वायरस है इसमें बहुत ही कम होती है, ये मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वायरस है। तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड hence do not show characteristics of
लाइफ until they enter a living body। और जब तक वो दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना हो तब तक वो जो वायरस है वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है। एंड यूज़ इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। जैसे वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो सेल मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उसका ग्रोथ है वो बढ़ने लगता है, 1 में से 2, 2 में से 4 ऐसे सेल बढ़ने लगता है, उसका ग्रोथ होने लगता है। नाउ यहाँ एक आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस के मेन पॉइंट्स दिए हैं, बल्कि कोई दोनों में से एक एक जगह आपको ब्लैंक रखी है। तो वो ब्लैंक में क्या आता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या मेन डिफरेंस है, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ आप लिख सकोगे। तो ये यहाँ आपको ये ब्लैंक है वो फिलअप करनी है। नाउ हम न्यू टॉपिक देखते हैं 5.2.5 सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर तो हमने बहुत सारे देखा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं। तो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर एक सेल में मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन क्यों होती है, अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे अलग रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हर एक सेल को में मेम्ब्रेन होती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। ये जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो पूरा करने के लिए। तो इसके लिए केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आप को अलग रखते हैं, तो उसके लिए उसको आसपास मेम्ब्रेन होती है। एंड टू कीप these activities of different kinds of separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves। ये जो काम करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए वो अपने आप को जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड से अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। और यही एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर है जो प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें से कई ऑर्गेनल्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा कि वो हर एक सेल के अंदर एक डॉट जैसा दिखाई देता है, वो क्या है, न्यूक्लियस है। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी सेल का डिवीज़न होता है तब अगर न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा तो ही वो सेल का डिवीज़न होता है, इसलिए ये सेल डिवीज़न में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करता है। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इसमें से कई सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इसके बारे में अब हम लर्न करेंगे। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही फंक्शंस, इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल का, वो करते हैं। तो अब हम इसके बारे में लर्न करेंगे। ओके, नाउ अब हम देखेंगे 5.2.5 का फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सेल्स। ये उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब
टाइप का होता है या तो सीड्स टाइप का होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, जैसे कि बैग जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईआर मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है। There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ जो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached टू इट्स सरफेस। ये जो RER है मतलब उसकी जो सरफेस है वो रफ़ क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ये रिबोसोम्स के पार्टिकल्स है वो अटैच होते हैं और उसकी वजह से वो रफ़ दिखाई देता है और इसलिए उसको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। द रिबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये जो रेटिकुलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये रिबोसोम्स के पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो वो उसका काम क्या है, वो क्यों चिपके हुए? तो ये जो पार्टिकल्स है वो हर एक एक्टिव सेल्स के अंदर होता है एंड ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर है, प्रोटीन बनाता है। ये जो है ना वो प्रोटीन बनाता है। एंड द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन went to various places in the cell depending on need। और ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स है वो उसको कहाँ भेजते हैं? वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जहाँ ज़रूरत होती है सेल को वहाँ ये जो प्रोटीन है उसको वहाँ सेंड कर देते हैं। और सेंड किसके थ्रू करते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वन टाइप ऑफ नेटवर्क है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सब्सटेंस को पहुँचा देते हैं। ओके, एंड देन using the ER, the SER helps in the manufacture of fat molecules। जैसे कि जो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मोलेक्यूल्स और लिपिड्स और इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ये फैट मोलेक्यूल्स और लिपिड्स बनाते हैं जो सेल फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Some of these proteins and lipids help in building the cell। इसमें से कोई सारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है तो वो सेल को बिल्ड करने में हेल्पफुल है। एंड बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones। और दूसरी जो बची हुई है प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो वो एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स के लिए वो काम करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। हर एक सेल में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका शेप अलग अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फिर भी वो काम एक ही करता है, नेटवर्क सिस्टम ही वो बनाते हैं। यहाँ फिगर है एनिमल सेल की, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे है और ये जो लाइसोसोम्स है वो कहाँ पे है। सारे सेल ऑर्गेनल्स आप अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हो। Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन क्या है? टू सर्व एज चैनल, वो एक चैनल की तरह वर्क करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मटीरियल्स कौन कौन से मटीरियल्स? प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो कहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं? बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में जितने भी रीजन्स हैं वहाँ सारी जगह
ये प्रोटीन और लिपिड पहुंचा देते हैं। एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी वहाँ वो पहुंचा देते हैं। तो ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोई सब्सटेंस है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो काम करते हैं। फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। दूसरी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर लिवर सेल है, तो ये लिवर के जो सेल्स है इसमें जो ये SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्रूशियल रोल बजाता है। क्रूशियल रोल मतलब अच्छा वो काम करता है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी पॉइजनस आ गया है तो उसको डेटॉक्साइफाइंग कर देते हैं, मतलब अच्छा वो बना देते हैं। देन यहाँ जो प्लांट सेल है उसका फिगर दिया है। प्लांट सेल में बहुत सारी ऑर्गेनल्स है, तो कहीं ऑर्गेनल्स ऐसी है जो एनिमल सेल में नहीं है। तो आपको दोनों फिगर में देखकर कौन सी ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, और एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है, वो आपको अलग करना है और याद भी रखना है, क्योंकि जब भी प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक गोल्गी एपार्टस। टॉपिक है 5.2.5 इसका फर्स्ट। द गोल्गी एपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। ये जो गोल्गी एपार्टस है वो सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम का साइंटिस्ट है उसने डिस्क्राइब किया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये जो है गोल्गी एपार्टस वे मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके आसपास भी मेम्ब्रेन होती है और वेसिकल्स फ्लैटर सैक्स टाइप का होता है। अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। ये जो गोल्गी एपार्टस है वो आप फिगर में यहाँ देख सकते हो। प्लांट सेल में गोल्गी एपार्टस तो एक के ऊपर एक ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटर्ड सैक्स जैसा होता है। अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। ये जो मेम्ब्रेन है ये ऑफन हैव कनेक्शन, वो किसके साथ कनेक्शन में होती है? मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन होती है उसके साथ भी कनेक्शन होता है उसका। एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और उसकी वजह से वो दूसरा सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है वो कंस्टिट्यूट करता है। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। अब देखते हैं ये गोल्गी एपार्टस का वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो जो मटेरियल है वो ER के आसपास बनता है ना, प्रोटीन लिपिड्स वो ER बनाता है। तो द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच, वहाँ से पैकेज होता है डिस्पैच होता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कहाँ कहाँ वो डिस्पैच होता है? तो कि सेल के अंदर और सेल के बाहर वो डिस्पैच होता है द सेल थ्रू द गोल्गी एपार्टस। लेकिन वो कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये सब्सटेंस है वो कैसे जाता है? थ्रू गोल्गी एपार्टस। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, वो ऐसे जो होता है सब्सटेंस वो स्टोरेज करना भी उसका काम है। फिर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, जो भी वेसिकल्स में प्रोडक्ट्स बनती है उसका मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना एंड स्टोरेज करना वो उस गोल्गी एपार्टस का काम है।
In some cases, complex sugars may be made from सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपार्टस। ये गोल्गी एपार्टस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स है उसको सिंपल शुगर्स में से कॉम्प्लेक्स शुगर में उसका कन्वर्जन होता है। द गोल्गी एपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। वो लाइसोसोम बनाने में भी ये गोल्गी एपार्टस का मेन काम है। वो गोल्गी एपार्टस में वो लाइसोसोम्स है वो बनता है। द गोल्गी एपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम बनाने में उसका मेन काम होता है, वो हेल्प करता है गोल्गी एपार्टस। और दूसरा काम क्या है, जो सिंपल शुगर है इसमें से कॉम्प्लेक्स शुगर है वो बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.2.5 का सेकेंड गोल्गी एपार्टस। गोल्गी एपार्टस हमने देखा, इसके बारे में हमने देखा कि ये गोल्गी एपार्टस का फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है लाइसोसोम बनाना। तो अब लाइसोसोम क्या है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये लाइसोसोम्स में मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी उसके आसपास भी मेम्ब्रेन होती है। वो भी हमने पहले भी देख लिया कि हर एक सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती है, क्योंकि उसका केमिकल एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। तो केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए और दूसरे ऑर्गेनल से अलग करने के लिए उसके आसपास मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, इसलिए हम जो खाना खाते हैं वो उसका डाइजेस्ट हो जाता है। These enzymes are made by RER, और ये एंजाइम्स कहाँ पे बने होते हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये लाइसोसोम्स क्या है, आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको डिस्पोज करता है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। और इसलिए ये जो सेल है उसका क्लीन अप करते हैं। ये जो लाइसोसोम है वो हमारे पूरे सेल को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं, तो अगर बाहर से ऐसा कोई फॉरेन मटेरियल आ गया जिसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या तो सेल के अंदर भी कोई ऑर्गेनल्स है वो टूट गई है, तो उसको भी वो कचरा बनाकर उसको सेल से बाहर निकाल देता है। तो ये मतलब लाइसोसोम का मेन काम क्या है, क्लीन करना। वो पूरे सेल को अच्छी तरह से क्लीन रखता है। Foreign materials entering the cells such as bacteria or food as well as all organelles end up in the lysosomes which break complex substance into simpler substance। तो ये जो फॉरेन मटेरियल्स अगर हमारे सेल में आ गए, जैसे कि बैक्टीरिया है, फूड है, तो और सेल के अंदर ही कोई सेल ऑर्गेनल्स है वो टूट गई है या तो पुरानी हो गई है, तो वो लाइसोसोम्स क्या करता है, पूरा जो ये कचरा है वो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर सकते हैं कि जो बाहर से अगर फॉरेन सब्सटेंस आ गए या तो ये जो टूटी फूटी हुई ऑर्गेनल्स है उसको भी वो क्यों डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। वो इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है उसके पास कि जिससे वो हर एक टाइप के ऑर्गेनिक्स मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell। जब भी डिस्टर्बेंस इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में कुछ भी अगर डिस्टर्ब्स आ गए, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कुछ हमें ऐसे सिकनेस आ गई, हमें कोई बीमारी आ गई, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, कोई भी सेल है वो अगर डैमेज हो गया
तो लाइसोसोम्स है वो क्या करता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। लाइसोसोम्स उसको बर्स्ट कर देता है एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और अपने आप खुद सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल, और इसलिए ये लाइसोसोम्स है उसको सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने अगर उसको बाहर से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप को जो भी सेल है उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये है लाइसोसोम्स का वर्क है, इसका मेन फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.2.5 का फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउसेस ऑफ द सेल। जैसे कि अगर आगे हमने देखा कि लाइसोसोम्स है वो क्या है, सुसाइड बैग्स है, हमारी बॉडी के लिए ये उसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। उसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, उसमें दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो पोरस है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और अंदर की जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, वो बहुत ही फोल्डेड मतलब इसमें कवर होता है, फोल्ड किया होता है। दिस फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो फोल्ड्स है वो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन से ये जनरेट होता है, तो उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो ये केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में ये जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. ये जो बॉडी है हमारी वो एनर्जी यूज़ करते हैं, वो कहाँ से स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है, एटीपी स्टोर्ड इन एपीटी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमारे बॉडी में बहुत सारे वर्क होता है, तो ये वर्क पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है, और इसलिए उसके पास अपना ही डीएनए है और अपना ही रिबोसोम्स है, इसलिए वो खुद ही अपने लिए जो एनर्जी चाहिए वो खुद ही बना लेते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप प्रोटीन्स बना लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.2.5 फिफ्थ, प्लास्टिड्स। तो व्हाट इज़ प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। और कौन सी ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में है, वो हमने आगे देखा, वो सेल वॉल है। सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी टू टाइप्स की होती है, क्रोमोप्लास्ट्स मतलब कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स मतलब वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट्स containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast। हमें पता है कि प्लांट है वो
फूड है वो अपने आप बना लेता है। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उसको क्लोरोफिल चाहिए। जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे होता है? ये क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट क्या है? वन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है। तो आपको अगर अब समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड्स के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है जो कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल करता है। So chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सिर्फ ग्रीन कलर का ही नहीं लेकिन ऑरेंज और येलो कलर का भी पिगमेंट्स होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में वो ऐड भी होता है। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ये जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें प्राइमरी ऑर्गेनल्स, बहुत ही प्राइमरी टाइप की जो ऑर्गेनल्स है इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे ये स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है वो स्टोर होता है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in material called in the stroma. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट की, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें न्यूमरस मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है और ये उसका जो लेयर है मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, इसमें स्ट्रोमा नाम का मटेरियल होता है। These are similar to mitochondria in external structure. वो कौन सी टाइप का स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। And like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA एंड रिबोसोम्स होता है, उसी तरह ये जो प्लास्टिड्स है उसमें भी अपना DNA और अपना रिबोसोम्स होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है, इसलिए उसका फंक्शन भी मोस्ट ऑफ उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है 5.2.56 वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स है वो स्टोरेज करता है किसका? फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वो सॉलिड या तो लिक्विड कोई भी सब्सटेंस होता है सेल के अंदर तो उसका स्टोर करते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। ये जो एनिमल सेल है इसमें स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेंट्रल वैक्यूल जो कोई प्लांट में होता है वो 50 to 90% सेल का पार्ट है वो कवर कर लेता है। नाउ इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। वो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। ये जो प्लांट सेल के अंदर है उसके अंदर जो भी भरा हुआ है सब्सटेंस वो सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी देती है, मतलब एक वन टाइप ऑफ रफ टाइप वो हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। इसमें कुछ अंदर जो मटेरियल है वो फ्लूइड टाइप नहीं होता है, इसलिए उसको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी उसका सेल हो जाता है। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. ये जो वैक्यूल्स है इसमें कौन कौन से सब्सटेंस है वो स्टोर होते हैं? तो एमिनो एसिड स्टोर होते हैं, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स।
In single cell organisms like amoeba, the food vehicle contains the food items that the amoeba has consumed. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स है वो इसके अंदर फूड आइटम्स है वो स्टोर होती है, और ये स्टोर की हुई जो फूड आइटम है वो अमीबा अपने आप कंज्यूम कर लेता है. इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स. कई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें स्पेशल टाइप की वैक्यूल्स होती है, ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. इसमें बहुत सारा वाटर एंड कुछ वेस्ट मटेरियल है जो सेल ने वेस्ट किया है वो भी उसमें स्टोर होता है. नाउ ईच सेल thus acquires the structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो ऐसे हर एक सेल है उसको अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है एंड कुछ वर्क करने के लिए वो एबल हो उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज. क्योंकि उसको अपना मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स है वो बनाने के लिए वो अपना खुद का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हर एक सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. तो सेल thus हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. और ये सेल है उसके पास अपना खुद का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material और forming new proteins. और ये जो ऐसा सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है और हर एक ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का कुछ वर्क है, तो उसी के कारण ये जो सेल है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, फिर वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का, ऐसे बहुत सारी फंक्शन है. फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, नया प्रोटीन बनाना, वो भी उसका काम कर सकते हैं. थस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इसीलिए ये सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसको बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है. नाउ न्यू टॉपिक, सेल डिवीज़न. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड in organisms in order to grow to replace all dead and injured cells. New cells कैसे बनते हैं? तो न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो. हमारे ग्रोथ के लिए नए नए सेल्स बनते हैं. टू रिप्लेस ओल्ड, अगर कोई सेल्स ऐसे हैं जो ओल्ड हो गए तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स बनते हैं. हमारे ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स बनते हैं. एंड डेड एंड इंज्यूर्ड सेल्स, कोई सेल है वो डेड हो गए या तो इंज्यूर्ड हो गए तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स बनते हैं. एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए जो है गैमेट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए ये न्यू सेल्स बनते हैं. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न. और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, सेल डिवीज़न. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, माइटोसिस एंड मेसोसिस. टू टाइप्स के सेल डिवीज़न होता है. फर्स्ट है माइटोसिस एंड दूसरा है मेसोसिस. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. जो ऐसी एक प्रोसेस ऐसी है जो सेल डिवीज़न है, वो कौन सी प्रोसेस होता है, बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ. मोस्ट ऑफ सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स है वो डिवाइड हो जाते हैं. तो और डिवाइड होने के बाद सेल डिवीज़न होता है. तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइटोसिस. इन दिस प्रोसेस each cell called mother cell divides to form new identical daughter cells. इसमें क्या होता है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हो माइटोसिस एंड मेसोसिस. तो ये यहाँ जो माइटोसिस है इसमें
ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर एक सेल को मदर सेल कहा जाता है। और ये मदर सेल्स है वो अपने 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। जितने मदर सेल्स में जितने भी क्रोमोसोम्स है उतने ही क्रोमोसोम्स ये उसके डॉटर सेल में भी होते हैं। नाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। ये टाइप का जो सेल डिवीज़न है माइटोसिस, वो किस लिए हेल्पफुल है? हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, हमारे ऑर्गेनिजम्स है इसमें टिश्यू है उसको रिपेयरिंग करने के लिए या हमारे ग्रोथ के लिए ये टाइप का सेल डिवीज़न इम्पोर्टेंट है। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. ये जो specific cells है उसका reproductive organs, specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants. Animals and plants में जो reproduction की process होती है तो इसमें specific cells होते हैं, वो divide होते हैं टू फॉर्म गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल है उसका ही डिवीज़न होता है। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, और उस बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेसोसिस विच इन्वॉल्व 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। और ये जो सेल्स है वो डिवाइड होता है बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेसोसिस। मेसोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न। इसमें 2 टाइप्स के डिवीज़न होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मेसोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। ये जो मेसोसिस में क्या होता है कि अगर कोई एक सेल है वो डिवाइड होता है तो इसमें प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, वो 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 की जगह वो 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। यहाँ पे क्या होता है कि मदर सेल्स में जितने भी सेल्स होते हैं उसके हाफ सेल्स हर एक सेल में होता है। तो द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो यहाँ मेसोसिस में आप देख सकते हो कि मदर सेल में 4 क्रोमोसोम्स है, तो अगर इसमें इसका डिवाइड हो गया, डिवीज़न हो गया, तो हर एक डॉटर सेल है इसमें 2 क्रोमोसोम्स आ गए हैं। तो इसमें से वापस डिवाइड होगा तो 2 में से दोनों में 1 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स? यहाँ उसका जो क्रोमोसोम्स है उसका नंबर है वो हाफ कैसे हो जाता है? तो यहाँ जो मेसोसिस की प्रोसेस है उसमें ये क्रोमोसोम्स है वो उसका जो नंबर है क्रोमोसोम्स का नंबर वो हाफ हो जाता है। जैसे कि माइटोसिस की प्रोसेस में जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स उसके डॉटर सेल्स में होते हैं। और यहाँ जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ नीचे व्हाट यू हैव लर्न्ड ये पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से ये लर्न करना है ताकि हम ये जो पूरा टॉपिक है उसका रिवीजन हो सके। ये टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, इसमें पूरा चैप्टर का रिवीजन आ जाता है।